नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे मोदी जी और ट्रंप की बातचीत चल रही है और उनका आइडिया है कि वो इंडिया यूएस के ट्रेड को डबल करने का सोच रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा बायलेटरल ट्रेड 190 बिलियन डॉलर्स है, तो डबल करने का मतलब है कि इसको 400 बिलियन डॉलर्स के राउंड ले जाया जाएगा। वो कैसे होगा उसको देखेंगे। एक दुखद घटना है, सीआरपीएफ में फ्रेट्रिसाइड रिपोर्ट हुआ है, मतलब एक फौजी ने अपने ही साथियों को जो है मार दिया है। उसको देखेंगे कि रीजंस क्या हैं इस टाइप की चीज़ों के। यूएस पुशेस फॉर F-35C। अब देखिए, ये 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट है। तो यूएस के साथ जो हम डिफेंस डील करते हैं और रशिया के साथ जो डिफेंस डील होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको यहाँ पे समझा जाएगा। देन यूएस डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर इंडिया, ये जो है इंडिया के अंदर आएंगे। अब कुछ रास्ते साफ हो गए हैं, देखेंगे कि कैसे सिविल लाइबिलिटी और बाकी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। M23 रिबेल इन कोंगो, वो काफ़ी एरिया उन्होंने कब्जा किया है, तो इसको थोड़ा जानेंगे। एंड देन तीस्ता डैम की जो डिबेट है वो एक बार फिर स्टार्ट होगी। एक कमेटी ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का सजेशन दिया है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये डैम अपने आप एक बार टूट गया था, ठीक है। ग्लेशियल लेक बनी, ग्लेशियल लेक टूट गई, पीछे से बहुत तेज पानी आया और ये डैम भी साथ में बह गया था और काफ़ी गांव भी जो है वो डूब गए थे। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रंट पेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इंडिया यूएस टू डबल बायलेटरल ट्रेड बाय 2030। ओके, तो ये बहुत अच्छा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इनिशिएटिव होगा, दोनों देशों के लिए बेटर होगा। और ट्रंप का जो कंसर्न है उसको भी यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि अगर आप पूरा डाटा और सिस्टम को देखेंगे तो इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। कितने डॉलर का एक्सपोर्ट होता है हमारा? तकरीबन 120 डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, 120 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, ठीक। और इंडिया यूएस से जो इंपोर्ट करता है वो तकरीबन 70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूएस का ट्रेड जो है अब तक इंडिया के फेवर में ज़्यादा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का यही मेजर कंसर्न था। इसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, कैसे हैं देखिए। एनर्जी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। कि अभी तक अगर हम देखें तो हम यूएस से 15 बिलियन डॉलर के अराउंड का तेल खरीद रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में उसे 25 बिलियन डॉलर कर दिया जाएगा। दैट इज़ क्वाइट ईजी, बिल्कुल आसान है वो। फिर यूएस से जो है हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, और यहाँ पे दोनों कंट्री साथ में मिलके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की जो आजकल की मार्केट है उसको टैप किया जा सकता है। और आइडिया यही है कि इसका जो है जॉइंट प्रोडक्शन किया जाए। जॉइंट प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? ये जॉइंट प्रोडक्शन होगा इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़े हर्डल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि यूएस ने बोला है कि वो इसको डील करेंगे। एक 810 ऑथराइजेशन होता है यूएस का। तो ये सिस्टम क्या कहता है कि देखिए, यूएस के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक, और वहाँ का सिस्टम एक्सपोर्ट तो अलाउ करता है। ये ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह, वो चीज़ तो ये फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग अलाउ नहीं करते, रादर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग न्यूक्लियर एनर्जी की जितनी भी होगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जितनी भी होगी, वो यूएस के अंदर ही होगी और आउटसाइड यूएस अलाउड नहीं है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, इंडिया ने पॉइंट आउट भी किया कि भाई इसको ठीक कर दो तो बात बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग। और इंडिया यूएस साथ में मिलके मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट में साथ में काम करने को लेके यहाँ पे बात आ रही है। ऑलरेडी हम चाहते थे कि रशिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंस को ख़त्म किया जाए, तो यूएस अगर रेडिली हमें जो है स्टेट ऑफ द आर्ट, अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है एक तो महंगा इक्विपमेंट खरीदिए और दूसरा वो टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो। तो हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, और अगर यूएस इस चीज़ को लेकर रेडी होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, हमारा मेजर कंसर्न होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र।
अब ये देखना होगा कि अमेरिकन्स कितना रेडी होंगे कितना नहीं होंगे, वो बात अलग है। और दूसरी चीज़, ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए हम फिर दोबारा उनके लिए ऑफ़र लेके गए हैं। तो P8I मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है, मैं पहले बता ही रहा था आपको, ये हम लोग और ख़रीदने वाले हैं। और साथ साथ जो है F414 इंजन्स का कोई मेंशन नहीं है। देखिए ये लिखा है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ को प्रोडक्शन ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन। मतलब वो को प्रोडक्शन को अभी भी रेडी नहीं होंगे। अब देखो को प्रोडक्शन वाला एंगल हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप सही मायने में तेजस फाइटर जेट को वाकई ही सस्टेनेबल बनाना चाहते हो और ये चाहते हो कि टाइम पे इसकी डिलीवरी हो सके, तो ये जो इंजन है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी है। हम हर चीज़ के लिए जनरल इलेक्ट्रिक या यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो दिस इज़ द की पॉइंट दैट वी हैव टू सी हियर, ठीक है। अब देखिए मेंस 2020 के अंदर ये सवाल था कि क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम मिलिट्री अलायंस, ओके, इन द प्रेजेंट टाइम। तो देखो इस चीज़ को मैं आपको बता दूं, अब ये क्वाड एक बार फिर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ट्रंप का ही इनिशिएटिव था ये। और ट्रंप मतलब ये इनिशिएटिव तो पुराना चल रहा था, बट ट्रंप ने इसको एनर्जाइज किया था। तो पिछली जो सरकार रही है, एंड दे वर नॉट, यू कैन से दैट एंथुजियास्टिक अबाउट क्वाड। अब ट्रंप इसको फिर दोबारा रिवाइव करेंगे, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल सी कि क्वाड का रोल क्या होने वाला है। मिलिट्री रोल से हम बचते हैं, वी डोंट वांट टू सेंड रॉन्ग सिग्नल्स टू चाइना और यूएस। तो इंडिया उस चीज़ के लिए तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और हमारे यहाँ पे मोदी जी ने एक बार पहले भी स्टेटमेंट दी थी कि फॉर अस दिस इज़ अ जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिकल, ये हमारे लिए ग्रुप है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं। अब व्हेन यू सी थिंग्स फ्रॉम द जियो पॉलिटिक्स, उसके अंदर ट्रेड का भी एंगल आ जाता है, उसके अंदर मैरी टाइम सिक्योरिटी भी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग साथ काम कर रहे हैं। देन यू हैव साइबर सिक्योरिटी वेयर वी आर वर्किंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जहाँ पे हम लोग क्वाड का रोल एक्सप्लोर करते हैं। रादर इसका जो एग्जिस्टेंस हुआ था ना, वो एक तरीके से सुनामी के दौरान डिज़ास्टर मैनेजमेंट जब इंडिया और बाकी कंट्रीज़ की नेवी कर रही थी, तभी ये आइडिया आया था। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंगल, एंड देर आर, यू कैन से, ग्लोबल सप्लाई चेन, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसके अंदर काउंट होते हैं। तो जो क्वाड है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड आप बोल सकते हो ग्रुपिंग है। इसका सिर्फ ये नहीं करना कि काउंटर टू चाइना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, काउंटर टू चाइना आप बोल सकते हो कि भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट उसके अलावा देर आर लॉट मोर थिंग्स दैट आर अराउंड इट, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब सीआरपीएफ फ्रेटरीसाइड यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। अब एक जवान ने अपने कुछ साथियों को मार दिया यहाँ पे, ओके। और ये डाटा बहुत ही अलार्मिंग है। देखिए 2020 से 2024 के बीच में 55,000 सीआरपीएफ पर्सनल उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, या वो रिज़ाइन कर गए हैं। और 730 पर्सनल दे डाइड बाय सुसाइड। नाउ दिस इज़ अ बिग नंबर, ठीक, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि मेंटल फटीग क्या चल रही है हमारे यहाँ पे, हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के अंदर, ओके। तो सीआरपीएफ या बाकी आप बोलो, सब जगह ये प्रॉब्लम होती है। अब इसके क्या रीज़न बताए जाते हैं, तो एक बार तो हमें रीज़न समझने पड़ेंगे। तो देखिए ये एक रीज़न इसका ये है कि ओवरवर्क। नाउ दैट्स अ बिग प्रॉब्लम हियर। देखो एक तो ये जहाँ पे भी डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पे आप सीआरपीएफ डिप्लॉय कर देते हो। सीआरपीएफ नक्सलाइट्स के अगेंस्ट भी लड़ रही है, सीआरपीएफ जहाँ पे भी मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बैठी हुई है, सीआरपीएफ जे&के में भी बैठी हुई है, सीआरपीएफ वीआईपी सिक्योरिटी भी कर रही है। सो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ, यू कैन से, जवान। तो ओवरबर्डन है, फैमिली से मिलना नहीं हो पाता, इमोशनली ड्रेन हो जाता है इंडिविजुअल, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे हैपन। एंड देन अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हाउ सेंसिटिव दे आर, हाउ सेंसिटिव द ऑफिसर्स आर। तो ये भी एक फैक्टर्स होता है, जवान के साथ ऑफिसर्स कितने सेंसिटिव हैं, और ये फैक्टर जो है ये एग्जिस्टेंस में आते हैं, एंड दैट इटसेल्फ इज़ अ, यू कैन से, अ ट्रबल इन द सिस्टम, ओके। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हालांकि एक हेल्पलाइन हमने अनाउंस कर रखी है कि अगर कोई सीआरपीएफ जवान कुछ मेंटल प्रेशर फील कर रहा है तो दे कैन टॉक टू द, यू कैन से, सम पर्सन ऑन दैट हेल्पलाइन। वो अपने ग्रीवेंसेस वहाँ पे रिपोर्ट भी कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, तो गिव मी मिनट। सो यूएस
यूएस पुशेस फॉर F-35। ओके, तो हमारे यहाँ पे दो कंटेंडर हैं, F-57 और F-35। अब देखो मेंस 2020 का सवाल ये कह रहा है कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस डील ओवर इंडिया रशियन डिफेंस डील, सीधा पूछ लिया। अब देखो रशियंस तो बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए लेके आ रहे हैं, दे आर रेडी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दे आर रेडी फॉर को प्रोडक्शन। ओके, वो हर चीज़ के लिए रेडी हैं, वो चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग प्राइस भी कम कर देंगे। तो प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इससे हमें खास बेनिफिट होने वाला है, कम प्राइस है इसका। अब ये चीज़ सोचने वाली है कि फिर भी हम यूएस की तरफ क्यों जाएं। देखिए, यूएस के साथ जब आप डील करते हो तो दैट इज़ मोर ऑफ अ जियो स्ट्रेटेजिक डील, ठीक, इट इज़ नॉट अ बिजनेस डील। प्लस F-35 ज़्यादा एडवांस होगा, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। ओके, एंड अदर पॉइंट इज दिस, वी हैव टू लुक फॉर द काउंटर। हमें चाइना के J-20 या J-36 का काउंटर ढूंढना है। तो अगर आप सुखोई लोगे तो चाइनीज क्या करते हैं ना, ये लोग भी रशियन इक्विपमेंट की ही कॉपी मारते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें काउंटर हो, हमें बिल्कुल वैसा प्लेन ना मिले जो एक तरीके से मतलब चाइनीज के पास ऑलरेडी है। तो यू हैव टू लुक फॉर द बेटर थिंग एंड दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम यूएस। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, बाय बोथ, दोनों के दोनों खरीद लो, ठीक, गो फॉर Su-57 प्लस F-35, जिस प्रोपोर्शन में आप चाहते हो वैसा ले लीजिए आप। तो उससे हमें पता लग जाएगा स्टडी करके कि प्लेन्स के अंदर क्या चीज़ है और कैसे हम काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एयरफोर्स की अपनी टेक्निकलिटी है, ठीक है। तो Su-57 को पता स्टडी करके आपको पता लगेगा कि चाइनीज़ के पास क्या है, क्योंकि इसी की कॉपी वो बना रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वन हैज़ टू सी हियर। अब देखिए आगे चलते हैं। एज पार्ट ऑफ द एनर्जी पार्टनरशिप यूएस डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू बी बिल्ट इन इंडिया। ओके, ग्रेट न्यूज़। तो ये खबर मैंने आपको बता दी ना, 810 ऑथराइजेशन जो है उसके अंदर वो रिलैक्सेशन देने को रेडी हो गए हैं एंड दे सेड दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके बनाइए इसको, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इन इंडिया वाई सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये, हमारे कुछ रिएक्टर्स उसके अंडर रखे जाते हैं और अदर्स आर नॉट। अदर्स आर नॉट कौन, जो मिलिट्री पर्पज़ वाले हैं वो तो हम किसी के अंडर रखेंगे नहीं, ठीक है। तो मिलिट्री पर्पज़ के अंदर वालों में तो आपकी चलती है रिसर्च, ठीक है, वो अलग गेम है पूरा का पूरा। तो अब ये ऐसा क्या गेम किया जाता है, देखिए यहाँ पे। तो सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। ओके, तो ये जो आपके यहाँ पे IAEA वाले हैं, ये आप इंपोर्टेड यूरेनियम इधर यूज करते हो, और डोमेस्टिक सप्लाईज वाली जो है उसका हम मिलिट्री रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। मतलब डिफेंस पर्पस के लिए जो आपके डोमेस्टिकली यूरेनियम अवेलेबल है आप वो उसमें यूज करते हो। तो हमने ये दुनिया को अश्योरेंस दे रखी है कि आपका जो आप हमें जो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई कर रहे हो, यूरेनियम सप्लाई कर रहे हो, हम उससे बॉम्ब नहीं बना रहे। वो अश्योरेंस कैसे दिया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि देखो ये तो इंटरनेशनल एजेंसी के अंडर ही है पूरा रिएक्टर, आप आके देख लीजिए कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। सो दिस पॉइंट वी मेक आउट ऑफ दिस, ठीक है। सो एट प्रेजेंट 14 आउट ऑफ 22 ऑपरेशनल रिएक्टर्स दे आर अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बाकी कई जगहों पे हमारे जो है R&D चलती है, तो उसको तो आप नहीं डालोगे, बट ऑब्वियस है ये, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी डू, ओके, एंड दिस इज व्हाट वाज द पॉइंट। अब देखो तीस्ता डैम एंड लॉन्ग शैडो ओवर द क्लाइमेट चेंज। तो मैं आपको बता दूं ये डैम एक बार पहले भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के कारण जो है ये डैम टूट चुका है, ठीक। तो ये ग्लेशियल लेक बन गया था और एकदम से वो टूट गया, पानी आया और डैम भी साथ बह गया। सो दिस इज समथिंग दैट हैड हैपेंड। अब देखिए वो कमेटी ने कहा है कि इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत है। देखिए तो ये डैम इम्पोर्टेंट है, तीस्ता वाटर हमारे लिए इसको कंजर्व करना ज़रूरी है। और ये एक तरीके से तीस्ता वाटर डिस्प्यूट भी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक। अब आइडिया ये है कि इफ़ यू विल हैव दिस डैम रिकंस्ट्रक्टेड, इट विल हेल्प अस इन लॉट वेज। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हो, और प्लस यू कैन से इरीगेशन ऑल्सो दैट कैन बी फैसिलिटेटेड विद दिस। तो ये ज़रूर हमारे दिमाग में होगा और ये ध्यान रख के ही सरकारें जो है ये काम कर रही हैं। बट पॉइंट इज दिस, अगर इकोलॉजिकल पॉइंट से देखें तो इकोलॉजी ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड रही है इस एरिया की। हमने देखा है कि पहले भी एक बार ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है,
तो क्या दोबारा इस टाइप की चीज़ करना ठीक होगा? अब दूसरा सवाल ये कि अब जो है हमें एक चीज़ समझ में आती है कि स्मॉल डैम्स आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, डोंट गो फॉर द बिग वंस, बिकॉज हिमालयाज, इफ यू लुक इनटू द टोपोग्राफी, हिमालयाज, they are, you can say, young fold mountains, and they are still growing. ये अभी भी ग्रो कर रहे हैं, they are still rising. That's why there is lot of, you can say, instability there. बहुत ज़्यादा instability है यहाँ पे. ओके और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ना करे आने वाले टाइम में, पता लगे एक और आपके यहाँ पे नुकसान हो गया. So we don't want that kind of thing, because last time when this happened, somewhere around 100 people they died in that. Okay, गांव के गांव बह गए थे इसके अंदर. So we don't want that kind of thing. And अगर कुछ डैम बनाना भी है तो it should be with proper checks and balances and with proper study. पूरा स्टडी करके आप इसको बनाइए. That's the point here. So fear spreads in Bakugo as M23 rebel. This is airport in the eastern Congo here. तो जो है ये आपको समझा दूँ, तुत्सी ट्राइब है एंड हुतूज. ओके, सो दिस पर्टिकुलर जो डिस्प्यूट चलता है ये इन दोनों के बीच में है. देयर वाज दिस वायलेंस इन 1994 एंड हुतूज कैरिड आउट दिस वायलेंस ऑन तुत्सीज. लैक्स ऑफ तुत्सीज दे वर किल्ड. ओके, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे. नाउ दिस M23 रिबेलियन, इट्स बेसिकली कंप्राइज ऑफ तुत्सी ट्राइब पीपल, और ये एक तरीके से ये रिबेल मेक श्योर करते हैं कि तुत्सीज को उनका हक मिले. तो ये कहते हैं कि हमारा मेन गोल है प्रोटेक्शन ऑफ तुत्सीज. ओके, और इसके लिए ही ये काम करते हैं. बट इसके लिए कॉन्गो के अंदर वायलेंस करना, इज इट राइट? दैट इज द की डिबेट हियर. बट आई एम गिविंग यू द बैकग्राउंड ऑफ द होल स्टोरी. ओके, तो M23 में बेसिकली तुत्सी ट्राइब के ही लोग हैं और वो इस ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं. अच्छा, दूसरी तरफ जो है पहले हुआ क्या था कि भाई ये हुतूज जो है उनको वहाँ पे सपोर्ट था एंड दे किल्ड मीन्स लैक्स ऑफ तुत्सी. बहुत सारे मार दिए थे उन्होंने. और बाद में जो है यूनाइटेड नेशन भी वहाँ पे गया. बट दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स इन अफ्रीका. दैट्स वाई वी से दैट कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और बहुत पॉलिटिकल फाइटिंग है वहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द पॉइंट हियर. तो ये था आज का आपका सेशन. थैंक यू वेरी मच.